Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Today we are going to discuss the concept and the taxability of five head of income. Five head of income का क्या concept है, कौन सी income five head की categories में शामिल होती हैं और उनकी taxability इनकम किस तरीके से डिटरमिन करनी है, उनकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी, इंशाल्लाह ये आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास आज एक एग्जांपल मौजूद है, एक आईसीएमए फाइनलिस्ट मिस्टर मोला बख्श एंड आईसीएमए क्वालिफाइड मिस्टर नसीम की। आईसीएमए फाइनलिस्ट अपने आईसीएमए क्वालिफाइड दोस्त से मिलता है, मुलाकात होती है और वहाँ पे उसके कंसर्न डिस्कस होते हैं कि यार अभी तक मेरे सारे आउटफ्लो वाले मामलात हैं, मैं आईसीएमए की फीसेस पे कर रहा हूँ, ट्यूशन फीस पे कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, मेरे रूटीन के रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरऑल आज की डेट में मेरा पोर्टफोलियो ये है कि मेरे सारे आउटफ्लोज हैं और इनफ्लो वाले कोई मामला नहीं है। तो मैं आपके पास मुलाकात के लिए इसीलिए आया हूँ कि कोई इस तरह की सेटिंग हो कि अब आउटफ्लो के साथ साथ मेरे इनफ्लो वाली चीज़ें भी किसी तरीके से इस्टेब्लिश हों। तो आप मुझे कोई मशवरा दें, मेरे तकरीबन फाइनलिस्ट हूँ और कुछ पेपर्स का स्टेटस रिमेनिंग है, इंशाल्लाह मैं भी क्वालिफाई होने वाला हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई जॉब करूँ, तो आप मुझे कहीं रेफ़र करें, क्या मामलात हो सकते हैं। ये डिस्कशन चल रही होती है, मीनवाइल नसीम उसको डिस्कस करता है कि यार मेरे पास एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको टाइम की अवेलेबिलिटी ऐसी बनती है कि आप उन तमाम मामलात के साथ अपनी जॉब वाले मामलात और स्टडी वाले मामलात कंटिन्यू कर सकते हो, तो आई कैन रेफ़र योर जॉब। तो ये तो बिल्कुल मौला बख्श की रिक्वायरमेंट थी, उसके सारे मामलात थे। तो वो कहता है कि बिल्कुल अब मुझे जॉब की जो भी कंडीशंस हैं, पेमेंट टर्म्स वगैरह है, सैलरी क्या पैकेज है, उसकी डिटेल शेयर करें और मैं जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या मामलात होंगे। ये ईयर 1 की कहानी है, पहला साल है, मौला बख्श और नसीम की मीटिंग होती है और नसीम उसको जॉब की ऑफ़र कर देता है अपने ही ऑफिस में। अब उसमें किस तरीके से मामलात बनते हैं, ईयर 1 आता है और उसको नसीम सैलरी की डिटेल्स बताना शुरू करता है कि आपको क्या-क्या पैकेजेज़ या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले उसको बताया जाता है कि आपको एक बेसिक सैलरी मिलेगी रुपीज़ 1,50,000 पर मंथ, आपको 1.5 लाख रुपए की एक सैलरी मिलेगी जो कि 12 महीने तक मिलेगी। ये सबसे पहला सैलरी बेनिफिट होगा। इसके बाद आपको एक बोनस मिलेगा जो इक्विवेलेंट टू 1 सैलरी है, यानी कि आपकी मंथली सैलरी जो है 1.5 लाख रुपए है, तो इतनी ही अमाउंट का साल में आपको 2 बोनस मिलेंगे। 1.5 लाख रुपए के हिसाब से आपको साल में 2 बोनस मिलेंगे, एक रमज़ान ईद में, एक आपको बकर ईद में बोनस मिलेगा। अच्छा, इसके बाद मौला बख्श फिर मालूम करता है कि यार इसके अलावा और कोई बेनिफिट्स भी हैं। उसको बताया जाता है कि आपको एक लीव एनकेजमेंट मिलेगी। उसने कहा ये लीव एनकेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो नसीम ने उसको गाइड किया कि लीव एनकेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पूरे साल में 32 डेज़ की लीव्स अलाउड हैं। आप अगर वो साल में छुट्टियां कर लेते हैं तो आपकी सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं होगी। जिन दिनों आप एब्सेंट रहे उन दिनों की भी आपको सैलरी मिलेगी। अगर इन केस आपने कोई भी छुट्टी नहीं की, आपकी जितनी लीव्स बाकी रहेंगी उतनी अमाउंट की आपको इनकेशमेंट हो जाएगी, उतनी अमाउंट आपको कैश की सूरत में दे दी जाएगी। तो अस्सी में फाइनलिस्ट बच्चे के एंड पे तो ये चीज़ है कि यार मैं तो बड़ा पंक्चुअल हूँ, डेली बेसिस पे लाइब्रेरी जाता हूँ, तो ऑफिस में छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये बेनिफिट भी आप मेरी सैलरी में शामिल कर लीजिए। तो रुपीज़ 1,50,000 ये 1 मंथ की उन छुट्टियों के अगेंस्ट इनकेशमेंट है जो आप नहीं करेंगे पूरे साल में, तो आपको कंप्लीट मंथ की सैलरी इनकेश कर दी जाएगी। तो ये 3 बेनिफिट उसको बताए जाते हैं और नसीम कहता है कि अगर ये 3 बेनिफिट्स आपके एंड पे एक्सेप्टेबल हैं, को समझ में आते हैं, तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आगे इन चीज़ों को आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करता हूँ। इंटरव्यू शेड्यूलिंग होती है इंशाल्लाह, फिर आप जॉब कंटिन्यू कीजिए। सीए में फाइनल इस बच्चे को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि यार बहुत अट्रैक्टिव पैकेज है और सारी चीज़ें हैं। उसके एंड पे इंटरव्यू में अपीयरेंस होती है, सारी चीज़ें होती हैं और मामलात प्रोसीड कर जाते हैं। अच्छा, अब ये पूरे साल की अगर इसकी टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन की जाए, तो टोटल सैलरी इनकम सबसे पहले बेसिक सैलरी आपकी 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास 18 लाख की बेसिक सैलरी आ गई। फिर एक बोनस, एक लीव इंकेशमेंट, टोटल सैलरी 22,50,000 रुपये। ये इसके पास मिस्टर मोला बख्श के पास पहले साल की अर्निंग है। चूँकि पहले साल उनके पास और कोई इनकम नहीं थी, उनकी 9 टू 6 की जॉब थी, सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे, टाइम पे 6 बजे घर पे आ जाते थे। तो 9 टू 6 वाली जॉब में उनके पास पूरे साल में 22,50,000 की अर्निंग हुई। यही टोटल सैलरी इनकम भी है और इसके साथ साथ यही आपकी टोटल इनकम भी है, 22,50,000। अच्छा, साल गुजर जाता है, मसरूफियात रहती हैं। 1 साल के बाद मौला बख्श को दोबारा याद आता है कि यार नसीम साहब से दोबारा मुलाकात करनी चाहिए
कि सैलरी वाले मामला तो हो गए, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट या यहाँ पे मामला क्लोज नहीं हो जाते, यहाँ पे मामला इनफ नहीं है, आई हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो क्या कोई और सोर्स ऑफ इनकम, कोई और एवेन्यू अवेलेबल है जहाँ से मैं इनकम जनरेट कर सकूँ? इवन तो उसके पास अभी अमाउंट बहुत ज़्यादा जमा नहीं हुई है, उसके डे टू डे रूटीन के खर्चे भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं। अब मौला बख्श दोबारा जाता है नसीम के पास ईयर 2 में, दूसरे साल के शुरू में, कि नसीम भाई मेरे साथ सैलरी वाले आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग हो रही है, आप मुझे ये मशवरा दें कि अब मैं मज़ीद अर्निंग किस तरीके से कर सकता हूँ। 9 to 6 तो मेरी ऑफिस वाले मामलात हैं, तो इज़ देयर एनी अदर एवेन्यू अवेलेबल टू अर्न द इनकम? तो नसीम ने उससे पूछा कि यार आपके पास ऑफिस में लंच ब्रेक की टाइमिंग क्या है? तो उसको बताया गया कि मेरे पास लंच ब्रेक की जो टाइमिंग है वो तकरीबन 1 बजे से 2:30 बजे तक है, 1.5 घंटे का ब्रेक आता है। तो उसने बोला फिर आप नमाज और लंच करके तकरीबन आधे पौने घंटे में फारिग हो जाते हैं, बाकी पौना घंटा क्या करते हैं? तो मौला बख्श के पास कोई ऐसी इफेक्टिव एक्टिविटी नहीं थी उस पौने घंटे के लिए। अब नसीम उसको रिकमेंड ये करता है कि आप एक काम करो, इस पौने घंटे को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। वो किस तरीके से? कि मैं आपको मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता हूँ, एक ब्रोकर से मिलवा देता हूँ। तो मेरी आपकी ब्रोकर से एक मुलाकात करवा देता हूँ, और इसके साथ आप डेली बेसिस पे इस पौने घंटे में अपने मोबाइल पे ही एप्लीकेशन पे बैठ के स्टॉक एक्सचेंज के कुछ शेयर्स परचेज करो, कुछ शेयर्स बेच दो। तो इस परचेज और सेल के दरमियान में ऑब्वियसली आप एक अर्निंग कर रहे होगे। अगर आप 100 रुपीज़ की परचेस कर रहे हो तो 110 की 120 की सेल आउट करोगे शेयर्स को। तो आप अपने इस पौने घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो और ये ट्रांजेक्शन्स करना शुरू कर दो। फॉर द टाइम बिंग आप अपने इस पौने घंटे की इस तरीके से यूटिलाइजेशन करें और देखें क्या मामला बनते हैं। मौला बख्श को दोबारा वो सजेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई कि यार नसीम भाई ने 9 से 6 की भी यूटिलाइजेशन बताई, अब लंच टाइमिंग में जो मैं टाइम बैठ के गपशप में ज़ाया कर रहा था उसकी भी एक उन्होंने यूटिलाइजेशन बता दी। उन्होंने शेयर्स की, मौला बख्श ने शेयर्स की परचेज फिर सेल, फिर परचेज फिर सेल, इस तरह के मामला शुरू कर दिए लंच टाइमिंग के दरमियान में। अच्छा, अब साल गुजर जाता है, जब दूसरा साल गुजरता है तो फिर क्या मामला बनते हैं? दूसरे साल में भी मौला बख्श की सैलरी इनकम के वही मामला रहे। बेसिक सैलरी 1.5 लाख मल्टीप्लाई पे 12, 18 लाख रुपए, बोनस 3 लाख, 2 बोनसेस थे और एक लीव इंगेजमेंट 1.5 लाख, 22 लाख 50,000, ये अमाउंट तो उसकी फिक्स है 9 to 6 वाली। इसके साथ साथ तकरीबन 10 लाख की गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, कैपिटल गेन, शेयर्स खरीदे बेचे फिर खरीदे फिर बेचे। तो मौला बख्श को पूरे साल में तकरीबन 10 लाख की शेविंग हुई है। टैक्स की ज़बान में इस सेविंग को जो शेयर्स खरीदने और बेचने के ऊपर होती है कैपिटल गेन कहा जाता है। तो ये पूरे साल में इसकी 10 लाख की जो सेविंग हुई है वो कैपिटल गेन इनकम की मद में हुई है। अच्छा, अब मौला बख्श दूसरे साल की टोटल इनकम की कैलकुलेशन करता है तो 22.5 लाख रुपए सैलरी इनकम प्लस 10 लाख आपके पास कैपिटल गेन, ये आपके पास टोटल बन जाता है 32,50,000। मौला बख्श की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि यार वो जो पौना घंटा में ऑफिस टाइमिंग में ज़ाया करता था तो ये तो बहुत बड़ा फ्रूटफुल रहा और बहुत इफेक्टिव रहा। अच्छा, अब ये 32,50,000 ईयर 2 के हो गए। फिर मौला बख्श के जहन में ईयर एंड गुजर जाता है तो आता है कि यार मेरे मोहसिन से, नसीम भाई से दोबारा मुलाकात की जानी चाहिए और उनसे अब पूछा जाए कि नसीम भाई मेरे पास कुछ अमाउंट भी जमा हो गई है, तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है? ये अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का सोच के मौला बख्श सीए में फाइनलिस्ट दोबारा जाता है नसीम के पास। नसीम भाई आप मशवरा दें, मेरे पास कुछ अमाउंट सिक्योर हो गई है। ये बात हो रही है ईयर 3 की। ईयर 3 में अब नसीम इसको मशवरा देता है कि यार आपके पास अमाउंट कितनी जमा हुई है, कोई सिग्निफिकेंट या ह्यूज अमाउंट जमा हो गई है या एक रीज़नेबल और एक छोटी सी अमाउंट जमा हुई है? तो मौला बख्श एंड पे यही रिस्पॉन्स आता है कि अभी अमाउंट एक रीज़नेबल हद तक है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, मैं कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब नसीम इसको 2 मशवरे देता है, यार आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, मैं आपको 2 एवेन्यूज़ बताता हूँ। अभी तक जो आप शेयर्स परचेज करते थे वो विद द इंटेंशन ऑफ सेल होता था कि मैं यार उसको फ़ौरन बेच दूँ और उसके ऊपर कैपिटल गेन अर्निंग कर लूँ। मैं आपको मशवरा देता हूँ, अब आप कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ हैं, ये ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, आप इनके शेयर्स खरीद के रख लें, इनको बेचे नहीं। तो मौला बख्श ने पूछा जब बेचूंगा नहीं तो फिर क्या करूँ उसको रख के? तो नसीम के एंड पे आया कि यार आप इन शेयर्स को खरीद के रख लें, एक पीरियड ऑफ टाइम का इंतज़ार करें, 6 महीने का, साल भर का। इसके बाद होता ये है 6 मंथ बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, पीरियडिक बेसिस पे कंपनीज अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। पूरे साल में 6 महीने में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स के दरमियान में बढ़ता है। तो चूंकि आप भी शेयर होल्डर होगे, अपने शेयर्स बेचे नहीं होंगे,
तो उसमें से फिर आपको भी एक पोर्शन मिलेगा। दिस पोर्शन या दिस पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड इनकम। तो अब नसीम ने मशवरा ये दिया कि भाई आप डिविडेंड इनकम अर्न करो, बजाय इसके कि आप शेयर खरीदो बेचो, आप एक इन्वेस्टमेंट वाली चीज के ऊपर जाओ, शेयर खरीद के रख लो और उसके ऊपर डिविडेंड इनकम बैठ के अर्निंग करो। जब आपको लगे कि यार डिविडेंड इनकम अर्न कर ली है, शेयर्स बेचना चाह रहा हूँ, तो आप इजीली शेयर्स को बेच भी सकते हो। तो ये आपकी सॉर्ट ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा, इसके बाद मौला बख्श ने कहा कि नसीम भाई आप तो दो चीजें बताने वाले थे, आपने एक डिविडेंड इनकम के बारे में बता दिया, दूसरी क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी। तो नसीम ने कहा यार एक कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिनोमिनेशन के अंदर इशू किए जाते हैं, 200 वाले बॉन्ड, 500 वाले, 10,000 वाले, 1000 वाले, इवन 40,000 वाले बॉन्ड्स। तो लोग ये बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने 40,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जितनी अमाउंट की बॉन्ड की अमाउंट बनती तो आपने पे कर दी और एक बॉन्ड का डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया। अब पीरियोडिक बेसिस के ऊपर इसकी ड्रॉ निकलती है, कुरानदाजी होती है। तो उसमें होता है ऐसा है कि बस अगर आपके पास 10,000 वाला बॉन्ड है तो आपका 10 लाख तक का भी इनाम निकल सकता है। तो आपकी बैठे बैठाए ये सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर ड्रॉ में नाम निकल आया तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, और इन केस अगर नाम नहीं भी निकला तो ये बॉन्ड आपकी लिक्विड है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके इसको इनकेश करवा सकते हो। तो मौला बख्श को दोबारा समझ में आया कि यार ये नसीम भाई के पास आने के बड़े फायदे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की है। तो चूंकि पैसा मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ है, घर में है, अनयूटिलाइज है, तो अब मैं इन दो एवेन्यूज में, इन दो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में पैसा जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये बात हो रही है ईयर 3 की। डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब ईयर 3 में जाके मौला बख्श ने उन दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट की और उसकी इनकम के मामला किस तरीके से रहे। तो मौला बख्श को एक डिविडेंड इनकम जनरेट हुई है, एक प्राइस बॉन्ड से जनरेट हुई है। अच्छा, अब उसके बाद ईयर 3 में भी सैलरी वही 22,50,000 रुपये, कैपिटल गेन उतना ही, तकरीबन 10 लाख की इनकम अर्न करी। जो शेयर्स लंच टाइमिंग में खरीद और बेच रहे थे उससे 10 लाख की इनकम हुई। इसके साथ साथ डिविडेंड इनकम उनकी मौला बख्श साहब की 85,000 रुपये का पूरे साल में उनको डिविडेंड रिसीव हुआ है, और एक प्राइस बॉन्ड भी खुल गया जिससे 4,25,000 की एक अमाउंट उनको मिली है। तो 22,50,000 सैलरी, 10 लाख कैपिटल गेन और 85,000 और 4,25,000 ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। थर्ड ईयर में टोटल मौला बख्श की इनकम 37,60,000 रुपये रही। ये अमाउंट प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे थी। अब मौला बख्श तीसरा साल गुजर गया, उसने कहा यार अब अमाउंट मेरे पास जमा हो चुकी है, बड़ी अमाउंट। तो साल भी गुजर चुका है, नसीम भाई का मशवरे पे मैंने अमल भी कर लिया है। अब दोबारा नसीम भाई से मुलाकात की टाइमिंग लेते हैं और उनसे अब ये डिस्कस करता हूँ कि नसीम भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर ली, अब कोई लार्ज या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली आप मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें। चौथा साल होता है, दोबारा मुलाकात होती है। अब नसीम बोलता है कि यार आपके पास कितनी अमाउंट जमा हुई है। कहता है सिग्निफिकेंट अमाउंट है और लार्ज इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाले मामला हो सकते हैं। तो अब नसीम इसको मशवरा ये देता है कि एक काम करो, आप प्रॉपर्टी खरीद के रख लो। तो मौला बख्श ने पूछा प्रॉपर्टी खरीद के, फिर कहा आप प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो और इस प्रॉपर्टी को आप किराए पे जाके, रेंट पे जाके चढ़ा दो। तो इससे होगा ये कि आपको एक फिक्स इनकम मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगी और फिक्स इनकम का रेशियो, उसकी अमाउंट, उसका थ्रेशोल्ड, उसका क्वांटम वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से भी फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले मामला से भी आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मौला बख्श बोलता है कि यार नसीम भाई चौथा साल है और आप अभी तक 4 सालों में मुझे 4 हेड ऑफ इनकम समझा चुके हैं। तो नसीम कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। पहले साल मैंने आपको सैलरी के बारे में समझाया, 9 to 6 वाली जॉब के बारे में। दूसरे साल मैंने आपको कैपिटल गेन के बारे में समझाया, 2.25 से 2.5 वाली जॉब के बारे में। फिर तीसरे साल मैंने आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, जिसको टैक्स अदर सोर्स इनकम के नाम से रिकग्नाइज करता है। फिर चौथे साल मैंने आपको लॉन्ग टर्म और सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, जिसको टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के नाम से जानता है। अच्छा, अब चौथे साल के क्या मामला रहे मौला बख्श के। पहले साल सबसे पहले उसी तरीके से सैलरी इनकम आपके पास आ जाएगी। सैलरी के बाद कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, रेंटल इनकम कितनी हुई है, 50,000 मंथली किराया है, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ के, तो ये आपके पास अमाउंट बन जाती है 6 लाख की। 22.5 लाख सैलरी, 10 लाख कैपिटल गेन, अदर सोर्स 85,000 प्लस 4,25,000। इसके साथ साथ बैठे बिठाए 6 लाख का किराया भी रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। इस साल का जब मौला बख्श टोटल निकालता है तो टोटल बनता है 43,60,000। 4 साल की जॉब हो चुकी होती है, 43,60,000 की एक अमाउंट भी आ चुकी है।
अब मौला बख्श के एंड पे ये है कि यार नसीम भाई से मुलाकात करूंगा, लेकिन इस दफ़ा मीटिंग के डायमेंशंस डिफरेंट होंगे। इस दफ़ा मीटिंग के डायमेंशंस ये होंगे कि नसीम भाई, मैंने दूसरों के लिए बहुत काम किया है, मैंने बैठ के पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा है, मुझे 4 साल हो चुके हैं, तो मैं अपना साइड बिजनेस भी शुरू करना चाहता हूँ। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? दोबारा नसीम से मौला बख्श की मुलाकात होती है और ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। नसीम मौला बख्श को ट्रेडिंग बिजनेस का मशवरा देता है कि यार आप 9 to 6 जॉब करते हो, पौने 2 से ढाई कैपिटल गेन इनकम अर्न करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी अमाउंट फिक्स है, उस पर आपकी कोई ऑफर्ट नहीं है सच। आप एक काम करें, आप 7 बजे से शाम के 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक आप ट्रेडिंग बिजनेस करें, गुड्स खरीदें फिर बेचें, फिर खरीदें फिर बेचें, तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक मशवरा देता हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस की डिटेल्स नसीम साहब शेयर करते हैं और इसके बाद ईयर 5 में मौला बख्श बिजनेस इनकम ट्रेडिंग बिजनेस की मद में भी कुछ अर्निंग करता है। अब इनकम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, तो सैलरी इनकम वही 22.5 लाख रुपए, 9 to 6 की जॉब चल रही थी, 10 लाख की आपने कैपिटल गेन भी अर्न किया, फिर 85,000 4,25,000 की अदर सोर्स इनकम भी ड्राइव की। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी इनकम 6 लाख अपनी जगह पे थी। और इस साल ट्रेडिंग की मद में मौला बख्श को 7 लाख रुपए की इनकम रेज हुई। तो अब मौला बख्श तो कंप्लीटली तौर पे नसीम साहब का मशहूर हो चुका था कि यार आपने मुझे 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, 5 हेड ऑफ इनकम समझा दिया आपने मुझे। तो अच्छा, अब उसके बाद 5-6 साल में टोटल जब इनकम का किया जाता है तो 50,60,000 ये 1 साल की इनकम है। मौला बख्श 5 साल में 50,60,000 रुपए वाली इनकम पे आ चुका होता है सालाना पे। अच्छा, अब इसके बाद मौला बख्श कहता है नसीम भाई आपने सारी चीज़ें मुझे बता दी, 5 साल की प्रोजेक्शंस दे दी कि 5 साल में किस किस तरीके से मुझे अर्निंग करनी है, क्या मामला तो होंगे, टाइम की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, किस जगह से जाके मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं पहले साल की ही बात करूँ, सबसे पहले पहले साल के बारे में बात करता हूँ, 22,50,000 की सैलरी। तो सर मुझे इसके ऊपर टैक्स भी पे करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इसकी भी मुझे थोड़ा सा गाइड करें किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। अगर मैं पहले साल 22.5 लाख रुपए कमाता हूँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुझे क्या टैक्स देना पड़ेगा। तो असल में ये बात हो रही होती है टैक्स लायबिलिटी की, ईयर 1 की। नसीम इसको बताता है कि यार आप चूंकि पहले साल आपने कंप्लीटली सैलरी इनकम अर्न करी है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सैलरीड पर्सन्स के लिए, वो लोग जो सैलरी इनकम अर्न करते हैं उसके लिए टैक्स के स्लैब मेंशन है। टैक्स के स्लैब किस तरीके से मेंशन है? टैक्स के स्लैब इस तरीके से मेंशन आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 6 लाख रुपए तक 0% टैक्स है जो भी बंदा सैलरी इनकम अर्न कर रहा है। फिर 6 लाख से 12 लाख के दरमियान अगर आपकी सैलरी इनकम है तो 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख तक तो वैसे एग्जाम्प्ट है, 6 लाख से ऊपर आपको जो भी इनकम बनती है 12 लाख तक उस पर 5% पे करना है। ये दूसरा स्लैब हो गया। फिर तीसरा स्लैब बना हुआ है आपके पास 12 लाख से 18 लाख रुपए के दरमियान में, अगर 12 लाख 1 रुपए से 18 लाख के दरमियान में अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपको दो तरह से टैक्स पे करना है। एक 30,000 की फिक्स अमाउंट पे करनी है प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। पिछला स्लैब आप देखेंगे 12 लाख पे खत्म हो रहा था, तो अब इस दफा इस स्लैब में 12 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट जाएगी उसके ऊपर 10% पे करना है प्लस 30,000 रुपए फिक्स पे करने हैं। ये 30,000 रुपए जो फिक्स हैं ये 12 लाख तक की इनकम के ऊपर है। 12 लाख से ऊपर आप 10% पे करेंगे, ये तीसरे स्लैब में मेंशन है। इस तरीके से करते करते ऑनवर्ड आपकी 75 मिलियन तक की, ओवर 75 मिलियन तक की सैलरी इनकम की डिटेल्स और उस पर टैक्स रेट मेंशन है। नसीम ये पूरा स्लेब रेट सैलरीड का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है ये मौला बख्श से शेयर करता है। मौला बख्श कहता है कि नसीम भाई सही है, अब मेरी इनकम है 22,50,000, मेरे ऊपर टैक्स कितना बनेगा? तो नसीम ने कहा यार अपनी 22,50,000 की इनकम को सबसे पहले इस स्लेब के अंदर फाइंड करना शुरू करो। पहले स्लेब जो है 6 लाख तक है, दूसरा 6 से 12 आप यहाँ पे भी फॉल नहीं करते, फिर 12 लाख से 18 लाख आप यहाँ पे भी फॉल नहीं करते, फिर इसके बाद चौथा जो स्लेब है 18 लाख से 25 लाख का। तो चूंकि आपकी इनकम 22,50,000 है तो आप चौथे स्लेब में फॉल करते हो 18 लाख से 25 लाख के दरमियान में। क्या मौला बख्श आपको ये क्लियर है? तो मौला बख्श के एंड पे आता है कि सर हाँ आपकी बात सही है कि मैं चौथे स्लेब में फॉल करता हूँ, 22,50,000 मेरी इनकम है और ये 18 से 25 लाख के स्लेब में आती है। अब इस पर टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी? तो सबसे पहले 18 लाख तक की इनकम के ऊपर फिक्स टैक्स चौथे स्लेब में आप देख भी रहे हैं ₹90,000। अच्छा, अब इसके बाद 18 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट बनती है उसके आगे क्या लिखा हुआ है स्लेब में? देखिए चौथे स्लेब में 90,000 प्लस
15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। 18 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है 25 लाख तक, उस पे आपको 15% पे करना है। मौला बख्श की अमाउंट या सैलरी इनकम कितनी है? 22,50,000 है। तो 18 लाख से ऊपर 22,50,000 तक, तो 18 लाख से ऊपर 22,50,000 तक पे 15%, यानी कि 22,50,000 माइनस 18 लाख, और उसके ऊपर आप 15% पे करते हैं तो ये बनता है 67,500 रुपीज़। तो अब आप इन दोनों अमाउंट का टोटल कीजिए। 18 लाख तक पे 90,000 है, 18 लाख से ऊपर 22,50,000 तक पे 15% 67,500, इसका टोटल बन जाता है 1,57,500। नसीम कहता है मौला बख्श साहब, आपने जो इनकम 22,50,000 पूरे साल में सैलरी इनकम की मद में अर्न करी है, उस पर सैलरी के जो टैक्स रेट लगे हैं उसके हिसाब से आपकी टैक्स पेएबल टैक्स लायबिलिटी 1,57,500 बनती है। ये चीज टैक्स की जबान में दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स रिजीम, NTR लाइबिलिटी। नसीम इसको बताता है। अब अभी इस स्टेज पे आपने कैलकुलेशन समझ ली। अब आप एक चीज याद रख लीजिए, ये जो सैलरीड के स्लैब रेट हैं ये नॉर्मल टैक्स रिजीम कहलाते हैं, NTR लाइबिलिटी कहलाती है। अब नसीम कहता है मैं आपको सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन बताता हूं, या हम वो डिस्कस करते हैं, तो देन फिर आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर होंगे। नाउ वी मूव टूवर्ड्स the calculation of the tax liability of year 2.